जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने अवतार स्टडी 7054 में स्वागत है। और दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी का सुपर टेस्ट। ये हमारा दोस्तों 19वां टेस्ट चलेगा। दोस्तों हम हर एक टेस्ट में 25 क्वेश्चन कराते हैं। और दोस्तों आज का हमारा टेस्ट रहेगा यूपी SSC पेड, यूपी पुलिस, हिंदी के जितने भी एग्जाम है सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टेस्ट है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ टाइम बर्बाद ना करते हुए अपने टेस्ट की ओर चलते हैं। और दोस्तों आज के टेस्ट का हमारा पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1। क्या है दोस्तों? जिन जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं, वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है, वे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए विस्मयादिबोधक अव्यय, ऑप्शन नंबर बी संबंध सूचक अव्यय, ऑप्शन नंबर सी क्रिया विशेषण अव्यय, ऑप्शन नंबर डी समुच्चय बोधक अव्यय। तो दोस्तों सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा यह आप लोगों को बताना है। दोस्तों इससे पहले हम जान लेते हैं अव्यय कहते किसे हैं। अव्यय के बारे में जान लेते हैं, अव्यय किसे कहते हैं ये जानेंगे। दोस्तों अव्यय की अगर बात करते हैं, अव्यय हम किसे कहते हैं? अव्यय दोस्तों वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? अव्यय कहेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है दोस्तों, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? अव्यय कहेंगे। और दोस्तों अब जान लेते हैं विस्मयादिबोधक अव्यय। किसकी बात करेंगे? विस्मयादिबोधक अव्यय। यहाँ पे दोस्तों हर्ष किसकी बात की जा रही थी? देखिए दोस्तों हर्ष और शोक इन चीजों की बात की जा रही थी। इन चीजों में दोस्तों हमारा क्या आता है? हर्षबोधक अव्यय। ठीक है दोस्तों, हर्षबोधक। तो दोस्तों हर्ष हो गया, शोक हो गया, घृणा हो गई, इस प्रकार के अव्यय हमारे किसमें आएंगे? विस्मयादिबोधक अव्यय में आएंगे। ठीक है दोस्तों, किसमें आएंगे? विस्मयादिबोधक। इसका दोस्तों ये हमारा चिन्ह होता है विस्मयादिबोधक अव्यय का। इतनी बात क्लियर हो गई। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे दोस्तों कोई कहता है छी, हाय, शाबाश, इस प्रकार के अव्यय किसमें आते हैं? विस्मयादिबोधक अव्यय में। आगे जानेंगे दोस्तों संबंध सूचक अव्यय क्या होते हैं। दोस्तों संबंध सूचक अव्यय की अगर बात करते हैं तो संबंध के सूचक अव्यय दोस्तों हमारे क्या होते हैं? जो दोस्तों क्या सर्वनाम के बाद आकर उसके बारे संबंध बताते हैं, तो उसे ही हम संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। जैसे वाद में भर, के ऊपर, और इस प्रकार के अव्यय हमारे क्या कहलाते हैं? संबंध सूचक। दोस्तों क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय की अगर बात करते हैं तो क्रिया विशेषण अव्यय वे होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जानेंगे दोस्तों समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय की अगर बात करते हैं तो समुच्चय बोधक अव्यय हमारे क्या कहलाते हैं? जैसे दोस्तों समुच्चय बोधक अव्यय हमारे क्या हो जाएंगे? और हो गया, एवं हो गया, इस प्रकार के शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक। इसलिए ये समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विस्मयादिबोधक अव्यय। जान लेते हैं अव्यय के भेद कितने होते हैं। क्वेश्चन हमारा बन जाता है दोस्तों अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो अव्यय के भेदों की अगर बात करते हैं तो अव्यय के भेद दोस्तों कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? विस्मयादिबोधक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और निपात अव्यय। तो दोस्तों कितने हो जाते हैं? 5। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या है? हर्ष और शोक की बात की जा रही थी, तो विस्मयादिबोधक अव्यय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बात की जा रही है ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है? ऑप्शन नंबर ए कर्ण कारक, ऑप्शन नंबर बी कर्ता, ऑप्शन नंबर सी कर्म, ऑप्शन नंबर डी संप्रदान। तो यहाँ पे ने के बारे में आपको बताना है। देखिए दोस्तों कारक के अगर भेदों की बात करते हैं, कारक के भेद, तो कारक के भेद दोस्तों कितने होते हैं? कारक के भेद कितने होते हैं? 8। इतनी बात क्लियर हो गई। दोस्तों यहाँ पे क्या है? कर्ता ने होता है। कारक चिन्ह कर्ता ने जो होता है वह कर्ता में आता है ने। कर्म की बात की जाए तो दोस्तों कर्म को होता है। कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है? को। संप्रदान का कारक चिन्ह दोस्तों क्या होता है? के लिए होता है। तो दोस्तों कर्ण की बात की जाती है तो कर्ण का क्या होता है? कर्ण से। क्या दोस्तों? कर्ण से होता है। ठीक है दोस्तों, कर्ण से के द्वारा होता है। दोस्तों एक बात और याद रखनी है, से एक में और होता है भाई दोस्तों, क्या होता है? अपादान। अपादान होता है लेकिन वो से किस स्थिति में आएगा? जब अलग होने की स्थिति हो तो वहां पे हमारा क्या आ जाएगा? अपादान कारक। तो यहाँ पे हमारा क्या है? ने कारक चिन्ह है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कर्ता। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बेटी, बेटियां, ऑप्शन नंबर बी डिबिया, डिबिये, ऑप्शन नंबर सी श्रोता, श्रोतागण, ऑप्शन नंबर डी बधु, बधुए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे सभी जोड़े सही है। क्या? बेटी, बेटी का क्या हो जाता है? बिटियां।
ठीक है दोस्तों, श्रोता का श्रोतागण होता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं किसका, जैसे यहाँ पे श्रोता का श्रोतागण हो जाएगा, वैसे ही गुरु का गुरुजन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और बधु, बधु का दोस्तों क्या हो जाएगा, बधु है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं डिबिया, तो डिबिया का डिबिया नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा यही दोस्तों क्या आ जाएगा, सही जोड़ा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, डिबिया का अगर बात की जाए तो डिबिया का दोस्तों क्या हो जाएगा, ये भी जान लेंगे। तो दोस्तों डिबिया का हो जाएगा डिबिया, डिबिया हो जाएगा। ये होता तो दोस्तों ये हमारा सही होता, लेकिन यहाँ पे ये सही जोड़ा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जा रही है। तो बकरी शब्द दोस्तों यहाँ पे क्या है, बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप है। तो बकरी शब्द के अगर पुल्लिंग रूप की बात करते हैं तो बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए भेड़, ऑप्शन नंबर बी नर, ऑप्शन नंबर सी बकरियां, ऑप्शन नंबर डी बकरा। तो दोस्तों बकरी का पुल्लिंग रूप आपको बताना है, तो सभी लोग इसका राइट आंसर करें क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों यहाँ पे बकरी, तो बकरी की बात की जाए तो बकरी का दोस्तों शब्द क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, बकरी का क्या हो जाएगा, बकरा हो जाएगा पुल्लिंग। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कन्नौजी बात की जा रही है दोस्तों। कन्नौजी हिंदी की, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है। जो कन्नौजी है वह दोस्तों हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी पहाड़ी हिंदी। दोस्तों कन्नौजी जो है वह हमारी किसके अंतर्गत आती है, यह आपको बताना है। अब दोस्तों जान लेते हैं पूर्वी हिंदी, जो हमारी पूर्वी हिंदी है इसके अंतर्गत हमारी कितनी आती हैं, यह जान लेते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमारी 3 आती हैं। भाई दोस्तों हमारी 3 होती कौन कौन सी है, जान लेते हैं। दोस्तों कौन कौन सी हो जाएगी, अवधी, अवधी हो जाएगी, और दोस्तों कौन सी हो जाएगी, बघेली, अवधी बघेली, और दोस्तों छत्तीसगढ़ी। दोस्तों कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। इतनी बात क्लियर हो गई। और जान लेते हैं पश्चिमी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमारी 5 आती हैं। कितनी दोस्तों, 5। भाई कौन कौन सी है, कन्नौजी हो जाएगी, कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी। ठीक है दोस्तों, कितनी हो जाती हैं, लिख ले दोस्तों। यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक तो हमारी हो जाएगी कन्नौजी, कन्नौजी हो गई, व्रज, व्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली। बुंदेली जो है ये हमारी बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। और बात करते हैं हरियाणवी, जिसे बांगरू भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कितनी हो जाती है, 5। राजस्थानी के अंतर्गत हमारी 5 आती हैं। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत हमारी कितनी आती हैं, 2। कितनी, 2। तो यहाँ पे हमारा पूछा गया दोस्तों कन्नौजी, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा वर्ग में आती है। दोस्तों किस में आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमारी कन्नौजी आती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उसने पढ़ लिया होगा कैसा वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए विस्मयवाचक, ऑप्शन नंबर बी संदेहवाचक, ऑप्शन नंबर सी प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर डी आज्ञावाचक। क्या दोस्तों उसने पढ़ लिया होगा, तो यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार का आप लोगों को लग रहा है, तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे अगर हम दोस्तों बात करते हैं क्या उसने पढ़ लिया होगा, ये कैसा वाक्य दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब है उसने पढ़ लिया होगा, कोई क्लियर नहीं है, पढ़ा भी होगा और नहीं भी पढ़ा हो सकता है। तो दोस्तों इस बात में हमें क्या है, डाउट है। डाउट का मतलब दोस्तों क्या, संदेह है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या संदेहवाचक हो जाएगा। प्रश्न की बात करते हैं, जब कोई प्रश्न करता है जैसे कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, आज्ञावाचक की बात की जाए तो आज्ञावाचक में दोस्तों क्या होता है, कोई किसी को आज्ञा देता है। ठीक है दोस्तों, तो वहां पे आज्ञावाचक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उसने पढ़ लिया होगा, संदेहवाचक। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या दोस्तों पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए पुनर्धन जन्म, ऑप्शन नंबर बी पुनः धन, क्या दोस्तों नरजन्म, ऑप्शन नंबर सी पुनः धन जन्म, ऑप्शन नंबर
डी पुनर्धन आजन्म। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, किसकी? पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा, और इसमें दोस्तों संधि क्या होगी ये भी आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करें। देखिए दोस्तों, पुनर्जन्म की बात करते हैं तो संधि विच्छेद इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? पुनः। पुनः ये दोस्तों विसर्ग लग गया, विसर्ग, पुनः धन जन्म। तो विसर्ग जहां पे लग जाता है तो वहां पे हमारी कौन सी संधि हो जाती है दोस्तों? विसर्ग, विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वड़ोऊ, ऑप्शन नंबर बी छोटी, ऑप्शन नंबर सी छोटोऊ, ऑप्शन नंबर डी है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या बताना है? संयुक्त स्वर आपको बताना है। संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, संयुक्त स्वर भी होते हैं, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर संयुक्त स्वर की बात की जाए तो संयुक्त स्वर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा संयुक्त स्वर है, और किन किन से मिलकर बना है दोस्तों? छोटा और प्लस दोस्तों छोटी, इन दोनों से मिलकर ये हमारा बना है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? संयुक्त स्वर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करते हैं तो 9 हमारा क्या कहता है? हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत। पक्तियां, क्या दोस्तों? पक्तियां किस अलंकार का उदाहरण है? यहाँ पे बात की जा रही है हरिपद कोमल कमल से। ठीक है दोस्तों, जो सबको सुख देत, इनमें दोस्तों पक्तियां कौन सी अलंकार की होंगी? ऑप्शन नंबर ए उपमा, ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास, ऑप्शन नंबर सी रूपक, ऑप्शन नंबर डी उत्प्रेक्षा। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे दोस्तों अगर बात की जाए तो तुलना की जा रही है क्या? हरि के पद, हरि के पद जो दोस्तों कोमल है, कैसे कोमल है? किसके? कमल के समान। तो दोस्तों क्या की जा रही है? बहुत ही इनकी दोस्तों हरि के पदों की किससे तुलना की जा रही है? कमल से तुलना की जा रही है। और जहाँ पे दोस्तों तुलना की जाती है तो वहां पे हमारा क्या, कौन सा अलंकार होता है यह आपको बताना है दोस्तों। वहां पे हमारा क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। उपमेय में उपमान की तुलना की जाए तो वहां पे हमारा क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? राम खाना खाएगा। इस वाक्य में क्या दोस्तों? इस वाक्य में अगर बात की जाए राम खाना खाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों क्या, थोड़ा हमारा क्वेश्चन कटा हुआ है तो वो देख लेते हैं कौन सा है। राम खाना खाएगा, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों? 10वां है। इसमें दोस्तों हमें क्या बताना है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्म वाच्य है, कर्म वाच्य रूप है। कौन सा? किसमें दोस्तों कर्म वाच्य रूप है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए राम खाना खाता है, ऑप्शन नंबर बी राम से खाना खाया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राम ने खाना खाया, ऑप्शन नंबर डी राम खाना खाएगा। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर्म वाच्य रूप आपको बताना है। जो दोस्तों ये वाक्य है, इस वाक्य का कर्म वाच्य रूप आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करें क्वेश्चन नंबर 10। देखिए दोस्तों, इसका अगर कर्म वाच्य रूप की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? जान ले दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? राम, राम से खाना खाया जाएगा, राम से खाना खाया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? कर्म वाच्य। राम खाना खाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा कर्म वाच्य में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मेरा, क्या दोस्तों? मेरा आज खाने का मन नहीं होता। ठीक है दोस्तों, क्या मेरा आज खाने का मन नहीं होता है? तो यहाँ पे दोस्तों हमारा, यहाँ पे आपको क्या बताना है? यहाँ पे आपको बताना अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। क्या दोस्तों? अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। अशुद्ध अंश जो आपको क्या है स्पष्ट करना है। ऑप्शन नंबर ए मेरा, ऑप्शन नंबर बी आज, ऑप्शन नंबर सी खाने का, ऑप्शन नंबर डी मन नहीं होती। दोस्तों यहाँ पे हमारा अशुद्ध क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दोस्तों बहुत ही सिंपल है दोस्तों, देखने से ही पता चलता है कौन सा हमारा अशुद्ध है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो अशुद्ध क्या हो जाएगा? मन नहीं है, मन नहीं होती नहीं होगा, मन नहीं है ये नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इनमें सही, क्या दोस्तों? इनमें सही विन्यास का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी अध्ययन। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। यहाँ पे दोस्तों सही विन्यास आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो अध्ययन हमारा किस प्रकार से लिखा जाता है ये जान लेते हैं। दोस्तों अगर हम अध्ययन की बात करते हैं तो ये हमारा किस प्रकार से लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। जिसे क्षमा ना किया जा सके के लिए एक निम्न में से कौन सा है? दोस्तों क्या हो जाए, एक शब्द है, कौन सा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है। यहां पे क्या है, एक शब्द। देखिए दोस्तों, जिसे क्षमा ना किया जा सके के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है, तो भाई दोस्तों जान ले भाई हमारा कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए अक्षम्य, ऑप्शन नंबर बी अक्षम्य, ऑप्शन नंबर बी अक्षम्य, ऑप्शन नंबर डी अक्षम्य। तो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अक्षम्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अक्षम्य। ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर। अच्छा दोस्तों, ये वाला इसमें बनेगा। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। हाहाकार हुआ, हाहाकार हुआ क्या दोस्तों, क्रंद, क्रंद नमय कठिन वज्र होते। ठीक है दोस्तों, तो इनमें दोस्तों चूर पक्ति में रस है, यहाँ पे आपको रस बताना है। किसमें, चूर जो है इसमें दोस्तों आपको रस बताना है। ऑप्शन नंबर ए विभत्स, ऑप्शन नंबर बी भयानक, ऑप्शन नंबर सी शांत, ऑप्शन नंबर डी करुण। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भयानक। ठीक है दोस्तों, भयानक रस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अनुस्वार का चिन्ह है दोस्तों, यहाँ पे बताना है अनुस्वार का चिन्ह है। ऑप्शन नंबर ए स्वर के पहले 2 बिंदी, ऑप्शन नंबर बी स्वर के ऊपर चंद्र बिंदी, ऑप्शन नंबर सी स्वर के आगे 2 बिंदी, ऑप्शन नंबर डी स्वर के ऊपर 1 बिंदी। यहाँ पे अनुस्वार की बात की जा रही है, एक अनुस्वार होता है, एक विसर्ग होता है। दोस्तों अनुस्वार यहाँ पे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात की जाए स्वर के ऊपर 1 बिंदी, स्वर के ऊपर 1 बिंदी दोस्तों किस में है, स्वर के ऊपर 1 बिंदी, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगर बात की जाए स्वर के आगे 2 बिंदी, स्वर के आगे 2 बिंदी की बात की जाए तो दोस्तों वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 में हमारा क्या है, हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए हिम प्लस आलय, ऑप्शन नंबर बी हिम धन आलय, ऑप्शन नंबर सी हिम धन आलय, ऑप्शन नंबर डी हिमा धन आलय। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हिमालय, तो हिमालय में दोस्तों क्या आ जाएगा, इसका संधि विच्छेद हिम धन आलय हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी संधि की बात करें तो संधि हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। स्त्री के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों को पंक्ति, शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो ऑप्शन नंबर ए त्रिया, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, त्रिया वनिता नारी, त्रिया धनिता नारी, ऑप्शन नंबर सी त्रिया वनिता नारी, ऑप्शन नंबर डी प्रिया वनिता नारी। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 17। 17 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जान लेते हैं। दोस्तों अगर स्त्री, किसके, स्त्री के पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्त्री के पर्यायवाची आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्त्री के दोस्तों पर्याय क्या होते हैं, त्रिया वनिता और नारी। ठीक है दोस्तों, पत्नी भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्या दोस्तों, विवाह क्या है, विभिचारी भाव को संचारी भाव कहने का कारण है, यह सभी रसों में संचरण करते हैं, ऑप्शन नंबर बी ये सभी रसों को जागृत करते हैं, ऑप्शन नंबर सी ये सभी रसों को उद्बोधक करते हैं, ऑप्शन नंबर डी ये सभी रसों के विचरण करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। यहाँ पे अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का, तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करते हैं
तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये क्या कहे जाते हैं, विचारी भाव, संचारी भाव कहने का कारण यह है दोस्तों, ये सभी रसों के संचरण करते हैं। सभी रसों में क्या करते हैं दोस्तों, संचरण करते हैं, ये जान ले। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, क्या दोस्तों, रसखान, यहाँ पे बात की जाए रसखान, रहीम देव, रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे, ये जान लें। ऑप्शन नंबर ए अवधी, ऑप्शन नंबर बी ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर सी बघेली, ऑप्शन नंबर डी मगधी। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें किसकी, रसखान, रहीम देव, रत्नाकर आदि कवियों की अगर बात करते हैं, ये किस बोली में रचना करते थे, ये जान लेंगे दोस्तों। ये कवि बहुत ही प्रसिद्ध है, इनकी दोस्तों अधिकतर क्या बोली बूझी जाती है, ठीक है दोस्तों। और भाषा बोली यही सब बूझे जाते हैं। इनकी रचनाएं दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध हैं, वो भी बूझ दी जाती हैं, तो इन पर दोस्तों बहुत ही विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं इन सभी लोगों की, तो ये किसमें दोस्तों करते थे, ये ब्रज भाषा में, इसमें ब्रज भाषा में अपनी रचना करते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। पक्षी दाना चुंग रहा है, क्या दोस्तों, पक्षी दाना चुंग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं बूझा गया, तो कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जो पंकज है, पंकज, ये दोस्तों नहीं है, नहीं बूझा है, तो पंकज हमारा नहीं है। पंकज की बात करते हैं तो ये पंख किसका हो जाता है, पंख किसका दोस्तों, पंख का हो जाएगा, पंख। या दोस्तों ये कीचड़, ये कीचड़ में उगने वाला है, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला दोस्तों क्या है, कमल, कमल। तो ये किसका हो जाता है दोस्तों, कमल का हो जाता है, ये कमल का पर्यायवाची हो जाता है, क्योंकि ये कीचड़ में उत्पन्न होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। पक्षी के पर्यायवाची में अंडज, खग, अंडज हो गया यानी कि अंडे से जन्मा, खग पक्षी होता है, नवचर यानी कि नव में रहने वाला, तो दोस्तों ये हमारे क्या जाते हैं, पक्षी के हो जाते हैं। बाकी पंकज जो है ये कमल का हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर ए साधारण धर्म, ऑप्शन नंबर बी उपमेय, ऑप्शन नंबर बी उपमान, ऑप्शन नंबर डी विशेष धर्म। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं किसके निम्नलिखित में से कौन सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है, यह आपको बताना दोस्तों। यहाँ पे अगर बात कीजिए उपमा अलंकार की, तो उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है दोस्तों हमारा कौन सा, जो विशेष धर्म होता है, धर्म, ये दोस्तों किसका, उपमा अलंकार का नहीं है। बाकी दोस्तों साधारण धर्म, उपमेय, उपमान ये उपमा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन दोस्तों जो डी वाला ऑप्शन ये नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर अगर हम 22 की बात करते हैं तो 22 में हमारा क्या है, निम्नलिखित मुहावरे को अर्थ के साथ जोड़िए। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, यहाँ पे एक तरफ फर्स्ट सूची है, एक तरफ सेकंड सूची है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है नंबर 1 क्या दोस्तों, करवटें बदलना। तो क्या हो जाएगा, करवटें बदलना का दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा दोस्तों छोटा कर लेते हैं और छोटा कर लो, तो इससे सभी दोस्तों ऑप्शन आ जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, करवटें बदलना। तो क्या हो जाए, इधर दोस्तों एक है, इधर छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, इधर दोस्तों 1 से 4 तक है। तो इनमें आपको मैच करना है, मिलान करना है, यानी कि करवटें बदलना, असर, ए में क्या है, असर होना। ऑप्शन नंबर बी कोल्हू का बेल यानी कि धक्के खाना। ऑप्शन नंबर 3 हवा लगना यानी कि लगातार काम में लगे रहना। अब 4 पे बात करते हैं, ठोकरे खाना। तो क्या हो जाएगा, बेचैनी के कारण ना सो पाना। दोस्तों यहाँ पे आपको मैच करना है, कौन सा हमारा मैच कर रहा है। देखिए दोस्तों इसकी अगर मैचिंग की बात करते हैं तो मैचिंग कैसे करते हैं, अगर एक आपको भी पता है तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करते हैं करवटें बदलना, यहाँ पे क्या, करवटें बदलना। तो करवटें बदलने का मतलब दोस्तों क्या हो जाता है, बेचैनी के कारण ना सोना, ना सो पाना, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, करवटें बदलना। कोल्हू का बेल होना, तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, लगातार काम में लगे रहना, ये कोल्हू का बेल का अर्थ होता है। बात करते हैं हवा लगना, तो हवा लगने की अगर बात करते हैं तो हवा लगने की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, असर होना। ठीक है दोस्तों, असर होना। बात करते हैं ठोकरे खाना, तो ठोकरे खाने का मतलब क्या होता है, धक्के खाना। तो यहाँ पे दोस्तों मैच करते हैं, पहला किस में जाता है, वड़ी में जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला वड़ी में कौन किस में मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में हमारा मैच कर रहा है।
दोस्तों और चेक कर लेते हैं, दूसरा हमारा किस में जा रहा है, छुट्टी में जा रहा है, दूसरा छुट्टी में जा रहा है। दोस्तों अब आपको चेक भी नहीं करना, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कहता है, मुहावरे लोक उक्ति का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए भाषा को अलंकृत करता है। ऑप्शन नंबर बी भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी करता है। ऑप्शन नंबर सी भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी दूसरों को प्रभावित करने का सरल तरीका। मुहावरा और लोक उक्ति ये जान लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 23 की अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 का हमारा हो जाएगा भाषिक, क्या करता है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी करता है। इसी के कारण दोस्तों मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। चतुर विद्यार्थी, यहाँ पे क्या है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी चतुर, ऑप्शन नंबर डी पूछो। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है दोस्तों, विशेषण। विशेषण दोस्तों होता क्या ये जान लेते हैं। जो दोस्तों क्या संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ये जान लें। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इसमें दोस्तों हमारा विशेषण क्या हो जाएगा, सभी लोग इसका बिल्कुल सही आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं, बात की जा रही है दोस्तों चतुर, क्या दोस्तों चतुर विद्यार्थी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, चतुर जो है ये दोस्तों विशेषण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर डी भीष्म शाहिनी। तो दोस्तों किसकी बात की जा रही है, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता की। तो कौन हो जाएंगे ये जान लेते हैं। दोस्तों अगर चंद्रगुप्त नाटक की बात करते हैं तो इसके रचनाकार कौन हो जाते हैं, तो दोस्तों इनके अगर हम रचनाकार की बात करते हैं तो कौन हो जाते हैं, जयशंकर प्रसाद जी हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना की बात करते हैं, ये नाटक किस वर्ष में रचा गया था ये जान लेते हैं। ये दोस्तों हमारा नाटक जो है ये 1931 में रचा गया था। 1931 में ये नाटक रचा गया था। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, वह क्लास को लाइक करना ना भूलें। हम आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों इससे भी अच्छे क्वेश्चन जो दोस्तों पेट से रिलेटेड होंगे। तो ये टेस्ट हमारा दोस्तों शाम 8 बजे से चलता है और सभी लोग इस टेस्ट को लगाना ना भूलें। आज के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।